नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। सबसे पहले बात यहां पर जीरे की करेंगे, जहां पर भावों में 6 हफ्ते की तेजी पर अब कुछ ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। आज जीरे में लोअर सर्किट लगा और अभी भी आप देख सकते हैं 4% की गिरावट के साथ कारोबार है और भाव 40,000 के नीचे आते हुए लुढ़कते हुए नजर आए हैं। आगे क्या है, इसके आसार कैसे रह सकते हैं, भाव क्या है, फंडामेंटल्स किस तरह की रेंज रह सकती है, कैसी मांग है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की वंदना भारती, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के चेयरमैन अश्विन नायक और ऊंझा एपीएमसी के चेयरमैन दिनेश पटेल। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। जीरे से ही पहले शुरुआत करेंगे और दिनेश जी, आपका व्यू लेना चाहेंगे। रिकॉर्ड हाईज हमने बनते हुए देखे हैं। 250 का भाव 400 होता हुआ नजर आया, 42 तक भी गया और उसके बाद अब यहां पर मुनाफा वसूली है। करीबन 300 रुपए की गिरावट के साथ आज कारोबार है। कैसे रीड करते हैं आप इसे? सबसे पहले किस तरह की आवक है मार्केट्स में और आगे किस तरह की मांग नजर आती है? मैडम, एक तरफा तेजी हुई थी, उसकी वजह से अभी एक लेवल ऐसा हुआ है कि यहाँ पर ग्राहकी में भी थोड़ी कमी आई है, ग्राहकी भी रुकी हुई है और बाजार में करीबन देखो तो 25 लाख बोरी के आसपास का माल ऑलरेडी आ गया है। इतना माल बाजार में जो सप्लाई हुआ है तो भी एक अभी रुकावट बनती थी। बाजार इतना बढ़ गया है कि ए लेवल से 5-10% की जो करेक्शन वो बराबर है। ये करेक्शन मुझे लगता है कि 38,000 तक भी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो बाजार की जो पोजीशन है, क्रॉप सप्लाई और खेडूत भी नीचे के भाव में बेचने के लिए तैयार नहीं है। ये देखते हुए ज्यादा गिरावट नहीं लगती है। ओवरऑल बाजार का जो सेंटीमेंट है वो स्ट्रांग है। बाजार में किसी भी लेवल पे सपोज ऊपर से किसी ने व्यापार है तो हल्का होके नीचे भी वो शॉर्ट न करे, ऐसा मेरा मानना है। जी हाँ, एक बार जब हाई प्राइसेस हम देख चुके होते हैं तो बिकवाली जल्दी बहुत आसानी से आती नहीं है, लेकिन जब तक कंज्यूमर डिमांड यहाँ पर कम नहीं होगी तब तक एक करेक्शन बढ़ा आना थोड़ा मुश्किल भी है। अश्विन जी, आप कैसे देखते हैं? और जैसे दिनेश जी ने कहा कि 25 लाख बोरी की आवक तो बाजार में आ चुकी है, ओवरऑल फसल पर अब कोई और क्लैरिटी है? क्योंकि अब तक भी हमने देखा है अलग अलग फसल कोट होते हुए एक रेंज निकल के अभी भी बहुत बड़ी सी आ रही है। फसल का मैडम जहां तक सवाल है, मेरे ख्याल से FISS हमने 70 लाख बैग्स का प्रोजेक्शन किया था, लेकिन जो मौसम बिगड़ा उसके बाद वो फसल हमारे हिसाब से भी 60 लाख बैग्स के आजू बाजू है। तो जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो तो अभी काफी बना हुआ ही है, क्योंकि करीबन 80 लाख बैग की डिमांड है और 60 लाख बैग का सप्लाई है। ये साल कैरी ओवर है नहीं। अभी जो फसल एक बार किसी को देखनी है तो वो देखने की रहती है ओवरसीज की फसल, जहाँ टर्की, सीरिया, अफगानिस्तान और जो ईरान, ये 4 कंट्री की फसल आती है। उसकी सिचुएशन मई एंड जून में क्लियर होती है। वैसे उसके इनिशियल रिपोर्ट जो आ रहे हैं वो ज्यादा बड़ी कोई फसल के नहीं है, लेकिन ये कंट्रियों से एकदम परफेक्ट इंफॉर्मेशन निकालनी भी मुश्किल होती है। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आए तब तक उधर का मामला एक बार खाली देखना पड़ेगा। बाकी इंडिया के जो ओवरऑल फंडामेंटल है वो पूरे साल के लिए स्ट्रांग बने हुए हैं। अश्विन जी, आप कहेंगे इस साल के हाईज हमने बनते हुए देख लिए हैं, या फिर आपको लगता है कि जैसे दिनेश जी भी कह रहे हैं कि 5-10% की करेक्शन आएगी लेकिन उसके बाद फिर से तेजी के ही आसार हैं? करेक्शन मुझे लग रहा है कि थोड़ी आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 15 दिन में ही बहुत जबरदस्त एक तेजी का राउंड आया था। तो जिस तरह से तेजी बनी है उसके हिसाब से करेक्शन थोड़ा मुझे लग रहा है और भी एक्सटेंड होगा। अभी जैसा मैंने बताया, अगर ये जो दूसरे कंट्रीज है उधर कहीं से भी कोई सरप्राइज या बड़ी क्रॉप नहीं निकलती है तो ये ये पूरे साल में एक बार नए और हाईज हमको देखने को मिल सकते हैं। आप लोग इस इंडस्ट्री में कई सालों से हैं। अश्विन जी, जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर पिछले 1 साल में आते हुए देखी है, 6-7 हफ्ते में जो आते हुए देखी है, कैसे रीड करते हैं? और अब हमें फसल का पता है, हमें ये भी पता है कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है, सामने कितना डिमांड है, वो भी सारे नंबर्स अब यहाँ पर क्लियर हैं, ऑन द वर्ज ऑफ इट। यहाँ से और कितनी तेजी की उम्मीद फिर है और खरीदार कहाँ पर रुकते हुए दिखेंगे? मैडम, खरीदार तो देखो, एक मेरे हिसाब से एक सिस्टम होता है कि कोई अपने घर के लिए 5 किलो जीरा लेता है 1 साल के लिए, तो बढ़े हुए भाव में वो 1-1 किलो हर 2 महीने में लेगा, लेकिन साल के अंत में जो 5 किलो चाहिए वो चाहिए। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी इसमें खरीदारी में कमी आएगी। मेन चीज वही है कि इंडिया के अलावा दूसरा कोई सप्लायर बनता है कि नहीं बनता है। अगर कोई नहीं बनता है तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो बना रहेगा।
और ये गैप बना रहता है तो प्राइस कुछ 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 भी हो सकते हैं, क्योंकि मसालों में हम लोगों ने इलायची में, ब्लैक पेपर में पिछले कई सालों में देखा हुआ है कि कोई भी प्राइस ऊपर की और बन सकती है। लेकिन मेन चीज वही है, आगे अभी यही देखना है कि दूसरे कंट्रियों के हालत क्या रहते हैं। दिनेश जी लिवाली, आप कैसे देखते हैं और एक्सपोर्ट को लेकर अब क्या यहाँ पर नंबर्स के साथ काम कर रहे हैं? दिनेश जी, आप आप कैसे देखते हैं एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक डिमांड? ये चाइना वाले का तो ऐसा है कि प्राइस एबनॉर्मल हाई होती है तो वो थोड़े टाइम के लिए वो लोग रुक जाते हैं, ऐसा है। लेकिन एक्सपोर्ट की डिमांड तो बनी हुई है, एक्सपोर्ट है, ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक डिमांड भी है अभी। लेकिन जो सेंटरों में यहाँ से माल का निर्यात हुआ है, एक लेवल पे ये जो जब तक ये डिमांड नहीं होगा तब तक नई डिमांड थोड़ी रुक के आएगी। लेकिन डिमांड है, ऊंचे भाव में भी डिमांड है, ऐसा नहीं है। राइट। और जैसे अभी अश्विन जी ने भी कहा, दिनेश जी आपको भी लगता है कि नए भाव और यहाँ से चढ़ते रहेंगे और खरीदारी निचले स्तरों पर करके ही चलना चाहिए? बिल्कुल, इसमें ऊपर के भाव में बोल नहीं सकते कहाँ तक जाएगा, लेकिन नीचे ज्यादा ये जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है। ओके। एक और अश्विन जी जो खबरें बाजार में और भी आने लगी हैं जीरे को लेकर, वो ये है कि जीरे की चोरी हमने होते हुए देखी है, फेक जीरा बाजार में आने लगा है, स्टोन डस्ट वाला जीरा भी अब यहाँ पर बिकने लगा है, नॉर्मल नेचुरल जीरे के साथ काफी सारी फेक एडल्टरेटेड जीरा भी अब बाजार में जाने लगा है। इन सब खबरों को एज एन एसोसिएशन आप कैसे एड्रेस कर रहे हैं? एक्चुअली ये जो अपना मिक्सिंग का जो मामला है वो कई सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि ये बार प्राइस बढ़ी है तो मामले नजर में आए। पिछले 8-10 सालों में कई बार कहीं ना कहीं से ये चीजें पकड़ी गई है और पूरे इंडिया में कई जगह से पकड़ी गई है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर कोई एक एरिया से इस चीजों को पकड़ा है। तो एडल्ट्रेशन अपने फूड प्रोडक्ट में इंडिया में एक्चुअली मार्जिन कम होने के हिसाब से काफी चीजों में होता है, ऐसा नहीं कि खाली जीरे में होता है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैं सुन रहा था कि गुजरात में ही कोई एक नडियाद के अंदर नकली टर्मरिक बनाते हुए पकड़े गए। अगर टर्मरिक में तो अभी तेजी भी नहीं है, फिर भी पूरी टर्मरिक की नकली बन रही थी, उसमें टर्मरिक नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर भी वो बना रहे। तो इस तरह की चीजें चलती है, लेकिन वो इतना कोई बड़ा मेरे ख्याल से हिस्सा है नहीं। अभी काफी लोगों के अंदर जागरूकता है, व्यापारियों में जागरूकता है, सोशल मीडिया पे लोग काफी एक्टिव है। ये चीजें पिछले सालों की कंपेयर में काफी कम भी हो चुकी है। लोग अपने जमीर के हिसाब से भी इसको ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि आखिरकार सब लोग भगवान से तो डरते ही है। ऑलराइट, एक फाइनल सवाल यहाँ पर दिनेश जी आपसे है, और क्योंकि भाव इतने ज्यादा चढ़ चुके हैं और हम हमेशा देखते हैं कि जब ज्यादा कमोडिटी की सोइंग यहाँ पर होती है तो अगले साल, आने वाले सालों में लोग ज्यादा उसकी बुआई करते हैं और फिर वो प्राइसेस कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको लगता है जीरे में वो एक पैटर्न हम आता हुआ देखेंगे? मैडम, खेडूत की मानसिकता तो वैसे रहती ही है। अगले साल जीरे में यदि मॉनसून और ठीक ठाक रहा, वेदर कंडीशन ठीक है तो बुआई भी थोड़ी ज्यादा होगी ही। लेकिन इस साल में कोई कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नहीं है, तो अगले साल भी भाव इतना ज्यादा नीचा जाएगा वैसा लगता नहीं है। थोड़ा बहुत तो इसका इफेक्ट रहेगा ही अगले साल भी। और अगर एल निनो का सामना हमें करना पड़ा तो ऑफ कोर्स वो एक सपोर्टिव फैक्टर यहाँ पे रह सकता है। जी हाँ, एल निनो के वेदर कंडीशन कैसी रहती है उसके ऊपर है। एब्सोल्युटली। वंदना, आप कैसे देखती हैं? इंडस्ट्री को तो लगता है कि यहाँ से और अच्छी खासी तेजी है, करेक्शंस पे खरीदारी ही करनी चाहिए। अगर नंबर्स लेने हो तो क्या है आपकी नजर? मनीषा, मेरा व्यू सेम रहेगा, क्योंकि अगर इंडिया की बात करें, यहाँ अफगानिस्तान और टर्की, सीरिया हो, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि मई जून में प्रोडक्शन नंबर पता चलेंगे एक्चुअल, लेकिन कैरी फॉरवर्ड कहीं पे भी नहीं है, जो कि काफी राहत देता है कई सारी कमोडिटी में। तो वो एक प्लस फैक्टर है यहाँ पे, और अराइवल्स यहाँ पे कम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि अगर मैं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, अप्रैल नहीं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, मुझे लग रहा है 37,500 एक मेजर सपोर्ट हो सकता है और काफी वैल्यूएबल पॉइंट होगा जहां पे हम वैल्यू बाइंग कर सकते हैं वहां पे। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि करेक्शन फेज कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि रैली हीटअप हो गई है, ओवर स्ट्रेच्ड है और मार्जिन का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो 40,200 के करीब भी अगर हम यहाँ पे इनिशिएट करते हैं सेल कॉल यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इजिली हमें एक बार 39,500 तक के, 38,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं इस हफ्ते में। और मुझे लग रहा है कि 37,500 से 38,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। और यहाँ पे मैं ये भी एग्री करती हूँ, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग होनी चाहिए, चाहे वो फिजिकल मार्केट हो या फ्यूचर्स मार्केट हो। और न्यू हाई जो है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से एनसीडीएक्स की बात करूँ तो अपसाइड मुझे लग रहा है कि 42,500 तक आता हुआ हम देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में।
ऑलराइट, तो यानी कि वापस भाव यहाँ पर 42,500 तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो सपोर्ट यहाँ पर लगातार है, इंडस्ट्री भी पॉजिटिव है और चार्ट्स पे भी कमोडिटी अभी भी काफ़ी बेहतरीन लगती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया अश्विन जी, दिनेश जी, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें जीरे के बारे में क्लियर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से लेंगे उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं स्पाइस जेट के बारे में। दरअसल स्पाइस जेट के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। सबसे पहला तो कंपनी की जो इनिशियल शुरुआत हुई थी वो दरअसल मोदी लुफ्त के नाम से हुई थी, जो कि एक एसके मोदी ग्रुप और लुफ्थांसा के बीच का टाइप था। बाद में इस कंपनी का जो AOC सर्टिफिकेट है, यानी कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट मिला अजय सिंह साहब को और उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की स्पाइस जेट के नाम से। स्पाइस जेट के सारे प्लेन्स जो होते हैं वो किसी ना किसी स्पाइसेस के नाम पर रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोरिएंडर, चिली, टर्मरिक, रेड चिली, मस्टर्ड, पेपर, ये सब स्पाइस जेट के एरोप्लेन्स के नाम हैं। और जब भी आप कभी इसकी उड़ान में बैठे तो इसके कॉकपिट के नीचे देखिएगा ये नाम लिखे हुए आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि अजय सिंह साहब वो आदमी हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के लॉन्च में, और डीटीसी बसेस दिल्ली में जो चलती हैं उसके लॉसेस को कट डाउन करने और टर्न अराउंड करने में भी अजय सिंह साहब का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट स्पाइस जेट से रिलेटेड, आगे कुछ और फैक्ट लेकर आपके लिए आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के बारे में। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका सॉफ्टवेयर 1994 से जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, इसको आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, वो टीसीएस ने प्रोवाइड किया है। इतना ही नहीं, टीसीएस के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है देश की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विसेज बनाने का, और वो भी महज 5 महीने में। एनएसडीएल के लिए उन्होंने डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी और वो 5 महीने के अंदर ही तैयार कर दिया था, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आज भी टीसीएस का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो इस तरह का स्केल आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2004 में टीसीएस की लिस्टिंग हुई थी और वो करीब 7.5 गुना उस समय पर आईपीओ लिस्ट हुआ था, आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था, और कंपनी बतौर तीसरी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर लिस्ट हुई थी। और 2004 में आया आईपीओ उस समय किसी भी निजी कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ था। टाटा सन्स के लिए टाटा ग्रुप की मार्केट कैप का करीब 57% हिस्सा टीसीएस अकेला देता है। टाटा ग्रुप के कुल मुनाफे का 50% हिस्सा अकेला टीसीएस देता है और टाटा ग्रुप के कुल कर्मचारियों आपका स्वागत है। और इससे पहले कि कार्यक्रम में आगे बढ़े, अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स से उनकी टॉप पिक्स भी लेना जरूरी है। प्रथमेश, आपसे पहले जानना चाहेंगे यूएस नहीं, चाइना का फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी नंबर्स जो कल आने वाले हैं, बाजार की उस पर नजर है। उससे पहले आप कहां पर देखते हैं मूवमेंट्स? गुड इवनिंग मनीषा। आज के ट्रेडिंग सेशन में हम यहाँ पे 2 कमोडिटी पे अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करते हैं। एक तो क्रूड ऑयल में मई वायदा 6730 पे एंट्री करने की सलाह रहेगी, 6660 का स्टॉप रहेगा, टारगेट ऊपर में 6870 के रहेंगे। सिमिलर में सिल्वर में मई वायदा सेल करने की सलाह रहेगी 76,000 पर, 76,700 का स्टॉप रहेगा और नीचे में टारगेट 74,800 के लिए रहेंगे। ऑलराइट, तो कच्चे तेल में खरीदारी, चांदी में बिकवाली की यहाँ पर राय फिलहाल आती हुई। वंदना, आप कैसे देखती हैं बाजार? मनीषा, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर होगा एग्री कमोडिटीज में, तो कॉटन में भी इसका इम्पैक्ट है। 62,850 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 62,400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा सकते हैं 63,050 का। दूसरी कमोडिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे स्पाइसेस में रहेगा धनिया, वहां पे प्रेशर डीप होता हुआ हम देख सकते हैं। 6335 का लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। एक बार डाउन साइड प्रेशर यहाँ पे आ सकता है 6,000 का, तो ये टारगेट होगा। 6500 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हो सकता है। 2.5% की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी धनिये में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाइंग की रिकमेंडेशन वहां पर आती हुई, क्योंकि हम मसालों की बात करके हटे हैं और एक खरीदारी आपने यहाँ पर धनिये में दी है जहां पर आज अच्छी खासी बिकवाली हुई है। कैसे देखती हैं आप ओवरऑल मसाला पैक? जीरे पे हम बात कर चुके हैं वंदना, लेकिन धनिये पे आपकी कॉल है। हल्दी के बारे में जैसे अश्विन जी बता ही रहे थे कि इतनी बड़ी कोई मूवमेंट भी नहीं है, उसके बावजूद भी लोग अपना मार्जिन बनाने में लगे हुए हैं। धनिये हल्दी पे अब क्या राय है?
जी मनीषा, धनिया में मैंने ना सेल कॉल दिया है 6000 के टारगेट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे सेलिंग प्रेशर लग रहा है। टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में अभी डिमांड नहीं है, जब तक इसको एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं आता है तो नीड बेस्ड बाइंग यहाँ पे हो रही है। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं लग रहा है कि इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो हल्दी में भी अगर लेवल वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा अपसाइड आता है, लेकिन अपसाइड सस्टेन नहीं कर पाता है। ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे धनिया और कह सकते हैं कि हल्दी में। तो जब तक यहाँ पे स्पॉट मार्केट में डिमांड नहीं आएगा, एक्सपोर्ट का डिमांड नहीं आएगा, प्रेशर यहाँ पे बना रहेगा। हल्दी में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में एक बार 6750 से 6700 तक के जो टारगेट्स हैं वो आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर हल्का सा प्रेशर बनता हुआ नजर आया है और आज तो स्पेशली हमने यहाँ पर मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। हल्दी में मुनाफा वसूली जारी रह सकती है, लेकिन धनिया में करेक्टिंग, यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज बनती हुई नजर आएंगी। कच्चे तेल पे प्रथमेश आपने यहाँ पर बात की, लेकिन गैस में कुछ बहुत सपोर्ट हमने बनता हुआ देखा है। कहाँ देखते हैं अब ये प्राइसेस रेंज? आई थिंक काफी समय के बाद इस काउंटर में मेरे ख्याल से अच्छा उछाल देखने को मिला है। ऑलमोस्ट कंटिन्यूस ये नेचुरल गैस एज अ कमोडिटी कंटिन्यूस प्रेशर में रही है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मूव जो है यहाँ पे बाइंग के लिए सलाह रहेगी। 190 के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 174 पे बाई करने की सलाह रहेगी। अप्रैल वायदा स्टॉप लॉस रहेगा 167 का, टारगेट रहेंगे 190 के लिए। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार रह सकती है। बात अब यहाँ पर सोने चांदी की कर लेते हैं और प्रथमेश ने यहाँ पर चांदी की बात तो की ही है। चांदी ऐसा माना जाता है प्रथमेश की सोने से सपोर्ट लेगी, कुछ बहुत हमने मेटल से भी यहाँ पर भरोसा जताते हुए इसे देखा है। $25.5 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया है। 26 का स्तर नहीं टूटता दिखता। आपने यहाँ पर कॉल तो यहाँ पर दी है, लेकिन गोल्ड सिल्वर क्या आपको लगता है दोनों ही सेम चाल चलेंगे, एक नियर टर्म स्ट्रैटेजी और एक लॉन्गर टर्म? थिंक लॉन्गर टर्म में फेवरेबल है मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल्स। आई थिंक $2100 गोल्ड के लिए और सिल्वर में अराउंड $28-29 तक की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। बट नियर टर्म पे स्ट्रेंथनिंग डॉलर और मेरे ख्याल से थोड़ा सा मोमेंटम जो है ऑलरेडी ओवरहीट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई दे रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में। मेरे ख्याल से 61,000 ऊपर में क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो पॉसिबिलिटी जो है ये रेंज जो है 60,000 नीचे में, ऊपर में 61,000। ट्रेड स्ट्रेटेजी के लिए मेरे ख्याल से 60,570 पे आपको सेल करने की सलाह रहेगी। 60,680 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 60,100 के रहेंगे। सिमिलरली सिल्वर में भी सेल की सलाह रहेगी। मई वादा 76,000 पे एंट्री रहेगी, 76,700 का स्टॉप रहेगा, नीचे में टारगेट 74,800 के लिए रहेंगे। ऑलराइट, एक तरफ देखा जाए तो 87% प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर हम यूएस फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट की ही रेट हाइक मई में आता हुआ देखेंगे और उसके बाद एक पॉज होगा। और इसके अलावा वंदना, हमने बाकी कंट्रीज जैसे सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इंडिया भी उसमें जोड़ लीजिए, जहां पर उन्होंने अपनी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। सोने चांदी के लिहाज से इन मूव को आप कैसे देखेंगी? जी मनीषा, ये पॉज एक कंसर्न दिखा रहा है। इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा वो नहीं है और इन्फ्लेशन जो है इट इज नॉट ड्रिवन बाय द इजी मनी। अब उन्होंने थोड़ा थोड़ा मानना यहाँ पे शुरू किया है कि ये सप्लाई ड्रिवन भी यहाँ पे है, टाइटनेस की वजह से भी है। मेरे ख्याल से गोल्ड को यहाँ पे एक फायदा मिलेगा और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेवल्स हैं, जो मेजर सपोर्ट्स है वो टूट नहीं रहे हैं और बार बार गोल्ड में एक जो बाइंग है, हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग आ रही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सिल्वर जो है वो बेटर बेट है यहाँ पे, और जो 79,000 के करीब का जो यहाँ पे एक रिकॉर्ड हाई है MCX में, वो टूटता हुआ दिख सकता है। $26 से ऊपर की अगर यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो मेरे ख्याल से इजिली यहाँ पे $27.5 आता हुआ हम सिल्वर में देख सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी वो हायर साइड की रहेगी, लेकिन डॉलर इंडेक्स को भी ध्यान में रखना होगा। 101.5 से नीचे यहाँ पे बहुत ज्यादा हम यहाँ पे टिकते हुए से नहीं देखते, यहाँ पे बार बार रिबाउंड आता है। तो मेरे ख्याल से डॉलर इंडेक्स का भी काफी इंपैक्ट रहेगा। गोल्ड में अपसाइड आएगा लेकिन यहाँ पे लिमिटेड होगा। बेहतर है कि यहाँ पे सिल्वर में निवेश करें। ऑलराइट, बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर आज थोड़ा सा भरोसा देखने को मिला। जिंक में हमने आधे % की तेजी देखी, कॉपर एल्यूमिनियम में भी कुछ सपोर्ट था और उसके बाद वहां पर मुनाफा वसूली वापस लौटते हुए नजर आई। अगर पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशंस देखें तो पॉजिटिव क्यूज नजर आते हैं। मंथ ऑन मंथ ऑफकोर्स सारे के सारे मेटल्स अभी भी यहाँ पर ऑन द चार्ट नेगेटिव ही हैं। प्रथमेश, कैसे देखते हैं आप? कुछ बाइंग की शुरुआत जरूर थी, एशिया में हमने खरीदारी आते हुए देखी, यूरोप तक भी ठीक था, लेकिन अब यूएस मार्केट खुलने से पहले फिर से मुनाफा वसूली। आई थिंक सारे मेटल्स में प्रेशर ही रहने की उम्मीद कर सकते हैं। क्लियरली चाइना का जीडीपी जो है अवेटेड है, प्लस मेरे ख्याल से डॉलर स्ट्रेंथन है, कमोडिटीज का इनवर्स कोरिलेशन क्लियरली प्ले आउट करता है इनफैक्ट इस पर। तो मेरे ख्याल से सारे मेटल्स में आपको सेल साइड में ही आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। फिलहाल कॉपर में 783 पे ट्रेड हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए मैं यहाँ पे 788 की सेल करने की सलाह रहेगी,
794 का स्टॉप रहेगा, नीचे में अगेन 776 और 770 के टारगेट रहेगा। वंदना, आपकी कोई टॉप पिक जो आप मेटल्स में देखती हैं? मुझे एल्यूमिनियम वीक लग रहा है यहाँ पे। मनीषा, रशल का भी अब यहाँ पे स्टॉक्स लेना शुरू किया है एल्यूमिनियम, तो इसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है कि हमें देखने को मिले। तो 208.5 एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 204 तक मुझे प्राइसेस नीचे की तरफ आने का संभावना लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 211 का यहाँ पे। और 212 रुपए काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इससे ऊपर ये कमोडिटी ट्रेड नहीं करती है तब तक मुझे लग रहा है कि एक डाउनसाइड लेवल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, जो मुनाफा वसूली क्लियरली यहाँ पर वापस लौटती हुई नजर आई है। आज तेजी के साथ बाजार खुले थे लेकिन क्लियरली टिकते हुए नजर नहीं आए हैं और वापस एक गिरावट का माहौल यहाँ पर है। आज का जो प्रेशर है वो इन सम सेंस डॉलर इंडेक्स की वजह से भी है, क्योंकि पिछले हफ्ते थर्सडे को हमने 101 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखे थे, लेकिन आज एक सपोर्ट यहाँ पर वापस लौटा है। प्रथमेश, डॉलर इंडेक्स आप कैसे देखते हैं? आपने ऑफकोर्स कहा कि एक सपोर्ट है, 101 नहीं तोड़ता, रेजिस्टेंस भी हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखे हैं, लेकिन काफी सारी रिपोर्ट्स जताती हैं कि डॉलर इंडेक्स यहाँ से वीकन हो सकता है। 97, 98, 95 तक के भी लेवल्स इन रिपोर्ट्स में लिखे हुए हैं। आई थिंक मनीषा, अगर ऐसा है तो डॉलर इंडेक्स वीकनेस है तो इंडिकेशन है कि कमोडिटीज का स्ट्रेंथ है। बट यस, मैं डॉलर इंडेक्स को यहाँ पे फिलहाल रेंज बाउंड मोड में ही देख रहा हूँ। 100 एक साइकोलॉजिकल बैरियर होगा जिसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाएगा। अपसाइड में 105 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। सिमिलरली USD/INR में ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हो गए अभी 2023 के 83 अपसाइड का लेवल्स और 81 नीचे का डाउनसाइड का लेवल, ये क्लियर रेंज बाउंड मोड में है। अकॉर्डिंगली मैं डॉलर इंडेक्स को प्ले आउट करूंगा और मेरे ख्याल यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और मोमेंट्स में आपको ₹1 का ध्यान अपसाइड में, ₹1 का ध्यान डाउनसाइड में USD/INR में है। तो मेरे ख्याल से क्लियरली यहाँ पे ऐसे कुछ खास 50-50 पॉसिबिलिटी है, बट डायरेक्शनल ट्रेड इस पर्टिकुलर काउंट में। ओके, जाते जाते वंदना, आपसे एक फाइनल क्यू यहाँ पर गुआर और कैस्टर पर भी लेना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पर भी ट्रेडिंग इंटरेस्ट तो आता हुआ देखा है। बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल व्यू यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में खबरें और ट्रेडर्स के बीच में यहाँ पर इंटरेस्ट जरूर है। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि कैस्टर यहाँ पे बेटर फंडामेंटल्स के साथ ट्रेड हो रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे चाइना की मार्केट ओपन हो रही है कैस्टर के लिए, वो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। फिलहाल मुझे लग रहा है कि मे कॉन्ट्रैक्ट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। 6200 पे सेल करना चाहिए, 6000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 60 to 80 का लगा सकते हैं इनफैक्ट। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी इंट्राडे या कल के लिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देख सकती है, लेकिन यहाँ पे फिर से बाइंग सपोर्ट दिखेगा और अपसाइड जो है वो केप्ट है 6600 के लिए। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म में बाय या सेलिंग करना है, लेकिन किसी को अगर बाइंग का ध्यान है तो 6000 से लेके 5900 का जो लेवल है काफी बढ़िया लेवल है बाइंग के लिए। रही बात ग्वार की, तो यहाँ पे मनीषा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन जो है वो ड्यू है यहाँ पे, चाहे वो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो। मे कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 5500 से लेके 5475 ये एक लेवल है, वहां तक ये प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। मे कॉन्ट्रैक्ट ग्वार गम में एक बार 11200 के लेवल आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये भी साथ में ध्यान में रखना होगा कि 5500 5400 कई बार यहाँ से ये कमोडिटी ने सपोर्ट लिया है, तो वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए किसी आपको बाइंग करनी है उस लेवल का वेट करें। और अपसाइड टारगेट जो है अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 5800 देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे से कल तक के लिए सेलिंग है ग्वार में और फिर से बाइंग आती है तो 5800 तक का टारगेट लेके बाइंग करना चाहिए। ऑलराइट, तो वो इंट्राडे हो या फिर पोजिशनल कॉल्स हैं या फिर लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी है, तो सभी कमोडिटीज में हमने आपको वो व्यू लाने की कोशिश करी है अपने एक्सपर्ट्स के द्वारा। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।